नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य के अद्भुत संसार चैनल साहित्य संदूक में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम जानेंगे हिंदी की सुप्रसिद्ध आधुनिक लेखिका मनु भंडारी के उपन्यास आपका बंटी के विषय में। आपका बंटी बाल मनोविज्ञान पर आधारित हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से एक है। इसीलिए यह उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं, अधिकतर राज्य की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं, उनमें साथ ही साथ एमए के सिलेबस में, नेट एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी शामिल है। आप चाहे राजस्थान की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं का भी सिलेबस आप उठा के देख लें, आपका बंटी उसके सिलेबस में सम्मिलित है ही। इसके अलावा भी, सिलेबस के अलावा भी हिंदी साहित्य में यह अत्यधिक फेमस है। जितना उपयोगी यह अपने समय में था, उससे अधिक इसकी उपयोगिता आज के समय में बढ़ गई है। एक तो बाल मनोविज्ञान पे आधारित है, दूसरा तलाकशुदा माता पिता के जो बच्चे हैं उनके इर्द गिर्द इसकी कहानी बुनी गई है कि उनकी स्थिति कैसी हो जाती है। आप सभी मूलतः इसकी कथा से मोटे मोटे तौर पे परिचित हैं, लेकिन हर रचना को पूरा पढ़ने का अपना एक अलग ही आनंद होता है, तो हम इसे पूरा पढ़ेंगे। आपका बंटी उपन्यास प्रारंभ करने से पहले हम स्वयं मनु भंडारी जी का क्या वक्तव्य है इसको जानेंगे, जिससे हमें उपन्यास की पृष्ठभूमि समझ में आएगी और लेखिका का इस रचना को लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों उन्हें लगा कि ये रचना लिखनी चाहिए। इन सब को जानेंगे। जन्मपत्री बंटी की मनु भंडारी जी का स्वयं का वक्तव्य। मनु भंडारी जी लिखती हैं कि वह बांकुरा की एक सांझ थी, अचानक ही पी का फोन आया। पी यानी एक व्यक्ति का नाम पूरा ना लेके केवल पी लिखा है। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को मिलो बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित थी और चिंतित भी। रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ, पी की पहली पत्नी, ने शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहां एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे। इसीलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा और अब से वह यहीं रहेगा। और फिर देर तक यह वह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहां रहने से उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा? मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल 2 साल में 1-2 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं हैं, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रह रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहां से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहां जम नहीं पाएगा। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, लेखिका स्वयं कह रही है, जबकि जितनी भी समीक्षाएं मैंने आज तक आपका बंटी की पढ़ी हैं, वहां पर जो इसकी माँ है शगुन, उसको दोषी ठहराया जाता है कि शगुन को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। जबकि आप उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसके पिता ने ऑलरेडी शादी कर ली है। ठीक है, उनका एक अपना बच्चा भी है। इसके पिता का नाम अजय है। इस उपन्यास में उसने मीरा नाम की लड़की के साथ वो पहले से रह रहा है और एक बच्चा भी है, चीकू या इस तरीके का उसका नाम आया है। ठीक है, लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। कैसे चला आया? विचारों में आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका, लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हैं, उन्मुक्त और निश्चिंत। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह अपनी नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले का बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है।
खेल उसी तरह चलता रहा। देखिए, जब एक राइटर या हिंदी साहित्य का या साहित्य का किसी भी साहित्य का विद्यार्थी जब किसी घटना को देखता है या कोई घटना उसके समक्ष आती है तो उसकी प्रतिक्रिया सामान्य लोगों से अलग होती है। और ये तो इतनी बड़ी लेखिका है, तो छोटी सी एक बात इनके उपन्यास का केंद्र बिंदु बन गई। और लेकिन अगर कोई सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। अब लेखिका देख रही है कि अगर बंटी नए वातावरण में आएगा तो ये चित्र रहेगा, पुरानी माँ के साथ कैसा है। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्किट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी। मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के दम घोंटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। और ये चीज आप देखेंगे जब शगुन शादी करके नए घर में जाएगी तब, यानी लगभग ये घटनाएं होनी ही होनी है। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं 2-1 घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी और वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। आज के ज़माने में देखें या तो जब तलाक इतना कॉमन चीज़ हो गई है तो फिर बंटी की या किसी भी बच्चे की ये स्थिति भी बहुत सामान्य हो गई है। आगे लेखिका लिखती हैं, बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वासित कर दिया था, लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। संदर्भों से काटकर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरतचंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। तो जरूरी नहीं था, देखिए लेखिका ने अपने शरतचंद्र जैसे महान उपन्यासकार को ये कहकर एक तरीके से संबोधित किया है कि भावुकता भली जगा दे। ठीक है, यानी कि शरतचंद्र की जो रचना कर्म है उसको लेखिका भावुकता का विषय अधिक मानती है। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंधों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जिनेंद्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि अजय शकुन के संबंधों की टकराहट में सबसे अधिक पिस्ता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे, वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुरानी मिथ टूटने लगी। शकुन चक्की पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को सुहागत कर देने वाली मां नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त मां थी। इस नारी और मां के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन के दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोध को उजागर करती हैं।
अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुंदर पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी अपने एकाकी जीवन के आधार के रूप में, मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणा निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर्विरोधों में जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी न गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेख की समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सबसे सबोर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। सबसे कम जिम्मेदार है, बेगुनाह है। शकुन और अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। शकुन और अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना भी फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पते पर नहीं पहुंचा है। मनु भंडारी जी। ठीक है, भाग 1 से बुक प्रारंभ में तो मनु भंडारी जी का कहना है कि केवल इसलिए नहीं लिखा गया कि आप अश्रु विगलित हों, बल्कि समाज की स्थिति पर सचेत हों। अगर आपके आसपास या आपके जीवन में भी ऐसा घटित हो रहा है तो आप अपने बच्चे के विषय में अवश्य सोचें। बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे की, एक महिला के, एक पुरुष के आपसी संबंधों को और उनके अपने अलग अलग विचारों को, उनकी अलग अलग धारणाओं को देखने समझने का मौका भी हमें इस उपन्यास के माध्यम से मिलता है। पूरा उपन्यास आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, कमेंट बॉक्स की वाली जगह भी लिंक दे दूंगी। दूसरा चैनल है हमारा हिंदी नेटशाला चैनल, वहाँ मैंने ये उपन्यास पूरा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो आप लोग इस उपन्यास को वहाँ से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसी तरह किताब के माध्यम से ही मैंने पढ़ाया है, तो आप लोग पढ़ लें। बाकी इस चैनल पे इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी मनु भंडारी जी का ही नाटक महाभोज इस चैनल पे चल रहा है। प्लेलिस्ट चेक करिएगा, हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां, निबंध, नाटक, उपन्यास सब कुछ धीरे धीरे, कविताएं वगैरह इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगी। लेकिन शिक्षार्थियों के लिए हिंदी नेटशाला चैनल की प्लेलिस्ट बहुत ही क्रमबद्ध रूप से लगी हुई है, चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो। बाकी इस पर भी धीरे धीरे उपलब्ध होगा, लेकिन ये नया चैनल है तो थोड़ा टाइम लगेगा। उस पर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक, रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक, डॉक्टर नगेंद्र, बहुत कुछ उपलब्ध है। तो आप चैनल का नाम नोट कर लें, हिंदी नेटशाला। ठीक है, बाकी मैं लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहां से भी क्लिक करके पहुंच सकते हैं और प्लेलिस्ट चेक करते हैं। मिलती हूँ पुनः आपसे। इसके अलावा आप कोई किताब, कहानी या कुछ पढ़ना सुनना चाहते हो जो आपने पहले पढ़ी हो, अब पुनः पढ़ना सुनना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।